गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस क्लास 6 चैप्टर 16 सेशन फर्स्ट। चैप्टर 16 में अपन पढ़ रहे हैं कचरा प्रबंधन और संग्रहण। किस प्रकार से, सबसे पहले तो कचरा क्या होता है, तो वे सारी वस्तुएं या वे सारे पदार्थ जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए अनावश्यक हो या अनुपयोगी हो, वो क्या कहलाता है, कचरा। व्यक्ति विशेष का मतलब है जो चीज हो सकता है हमारे लिए अनुपयोगी हो लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के लिए वो क्या हो सकती है, उपयोगी हो सकती है। तो एग्जाम्पल ले ले, कोई प्लास्टिक की बोतल है, आपने पानी पी के उसको डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन जो कचरे बिनने वाले व्यक्ति है वो उसको उठाकर बेचेंगे और उसका पैसा कमाएंगे और उससे वो क्या करेंगे, अपनी दैनिक जीवन को आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। तो व्यक्ति विशेष के लिए कोई अनुपयोगी वस्तु क्या कहलाती है, कचरा कहलाती है। कचरा जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे पहले आपको पता होगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था स्वच्छ भारत अभियान। इसके अंतर्गत लक्ष्य लिया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत में खुले में शौच मुक्त हो जाना चाहिए, यानी कि किसी नाम इसका मुख्य लक्ष्य ये था कि शौच मुक्त भारत। लेकिन यहाँ पर समय समय पर गाइडलाइंस के अनुसार बताया जाता है कि किस प्रकार हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। हमारे जीवन में स्वच्छता जो है वो एक दिनचर्या के रूप में आनी चाहिए। हमें हमारी वस्तुओं को व्यवस्थित रखना चाहिए। कचरा जो है सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फैलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे घर का कचरा हमने बाहर रोड पर डाल दिया और हम हमारे घर को तो स्वच्छ रख रहे हैं लेकिन हमारे आसपास के एरिया को क्या कर रहे हैं, कचरा युक्त कर रहे हैं या वहां पर अपन गंदगी फैला रहे हैं। तो कचरा जो है वो आपका जनरली कहाँ पर इकट्ठा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम हमारे घर का कचरा बाहर के डस्टबिन में डालते हैं, वहां से नगर पालिका या जहां से भी संबंधित सफाई कर्मचारी है वो उसको लेकर कहाँ ले जाते हैं, ट्रकों में भरकर। आपने इस चीज पर कभी गौर किया? तो हमारे हर गांव के या हर शहर के सबसे बाहरी क्षेत्र पर, यानी कि जहां पर आबादी रहित क्षेत्र है, वहां पर विशेष प्रकार के बड़े लेवल पर भूमि रखी जाती है जिसको अपन गार्बेज एरिया कहते हैं या इंग्लिश हिंदी में इसको भराव क्षेत्र कहा जाता है। भराव क्षेत्र क्या होता है, कचरा एकत्रित करने का एक बहुत बड़ा और खुला क्षेत्र। वहां पर ले जाकर उस कचरे को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। वहां पर इकट्ठा करने से क्या फायदा, तो उस कचरे में से सबसे पहले 2 प्रकार का कचरा छांटा जाता है। पहला है उपयोगी कचरा और दूसरा है अनुपयोगी कचरा। उपयोगी कचरा ऐसा होता है जो जैविक पदार्थों से निर्मित होता है, जैसे कि रसोई घर से निकलने वाला कचरा। इसमें फल फूल सब्जियों के छिलके आ सकते हैं, बचा हुआ भोजन आ सकता है, अंडे के छिलके आ सकते हैं या कोई बची हुई खाद्य सामग्री है वो आ सकती है। ये सारे फूल, पत्तियां, डालियां कह सकते हैं, सूखी हुई डालियां जो होती है या कटे हुए पेड़ों की शाखाएं होती है, ये सारा जो कचरा होता है वो आपका उपयोगी कचरा होता है क्योंकि इससे कंपोस्ट या खाद बनाई जाती है। वहां से इस कचरे को छांट कर फिर वहां पर बड़े बड़े क्षेत्र में गड्ढे किए जाते हैं और वहां पर उस कचरे को भरकर दबा दिया जाता है, ऊपर मिट्टी रख दी जाती है, मिट्टी पाट दी जाती है और लगभग 15-20 वर्षों तक उस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भवन निर्माण नहीं किया जा सकता। तो धीरे धीरे वो कचरा जो है वो आपका बैक्टीरिया के द्वारा, जिसको डिटर्जेंट भी कहा जाता है, बैक्टीरिया को बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स कहा जाता है, यानी कि जैविक सफाई कर्मी कह सकते हैं, जो कि उस कचरे को विलगित करते हैं या छोटे छोटे पदार्थों में उसको डिकम्पोस्ट कर देते हैं। उसको विलगित करके पूरी तरह से उसको खाद में या कंपोस्ट में परिवर्तन कर दिया जाता है। उसके पश्चात उसको मिट्टी के अंदर मिलाया जाता है और वहां से मिट्टी उपजाऊ होती है और फसल उगाई जाती है। कुछ कचरा ऐसा होता है जिसमें मेटल के टुकड़े होते हैं या प्लास्टिक की बोतल होती है, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। और जो विषैले कचरे होते हैं या जो विषैला पदार्थ होता है उसको निश्चित तौर पर किसी विशेष मेथड के द्वारा उसको डीएक्टिव कर दिया जाता है जिससे कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो अभी हमने कंपोस्ट की बात की। कंपोस्टिंग क्या होता है, कुछ पदार्थों के विलगित होकर खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। पदार्थ कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया, जैविक पदार्थ जितने भी होते हैं वो सारे आपके कंपोस्ट में परिवर्तन हो जाते हैं। आप भी कर सकते हैं, रसोई घर के छिलके, सब्जियों के जो निकलते हैं रसोई घर से, या बची हुई रोटी है या ब्रेड है, उन सबको आप किसी एक गड्ढे में दबा दें और 8-10 दिन बाद उसका अवलोकन करेंगे तो आपको लगेगा उसमें से किसी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं आ रही है, वो पूरी तरह से विलगित हो गया है और उसको आप मिट्टी में मिलाकर
अच्छे खाद के रूप में कर सकते हैं। अब ऐसी खाद जिसके अंदर लाल केचुए मिलाए जाते हैं, केचुए जो होते हैं वो किसानों के मित्र कहे जाते हैं, क्योंकि केचुए जो होते हैं वो मिट्टी को पोकल बनाते हैं, पोला बनाते हैं। साथ ही जो जैविक पदार्थ है या जो मिट्टी में उपस्थित जो बड़े बड़े पदार्थ हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके उसको खाद बनाने का काम करते हैं। तो ऐसी खाद जिसमें वर्म होता है, यानी कि केचुए, लाल केचुए के विशेष प्रजातियों के द्वारा कंपोस्टिंग का काम किया जाता है। और ऐसी खाद आपकी क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। तो लाल केचुओं की सहायता से जो कंपोस्ट का निर्माण होता है वो आपका वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। वर्मी कंपोस्ट जो होते हैं वो भी फसलों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। केचुए जो होते हैं उनके मुंह में दांत नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे कोई बड़े टुकड़े कह सकते हैं या अपन कैल्शियम कह सकते हैं या अंडों के छिलके का अगर अपने चूरा मिट्टी में मिलाया है तो वो केचुए भोजन के रूप में अंदर लेता है और उसके शरीर में दांत के स्थान पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको अपन गिजर्ड्स कहते हैं, और वो जो है वो उसको पीसने का काम करता है और आसानी से पाचन कर सकता है। तो गिजर्ड पे भी क्वेश्चन आता है, केचुए के दांतों के स्थान पर पाई जाने वाली विशेष संरचना जो भोजन को पीसने में सहायता करती है क्या कहलाती है? गिजर्ड्स कहलाती है। अब अपन देखेंगे, हम देखते हैं कि बहुत सारा अनुपयोगी सामान जो है वो घर में वेस्ट पड़ा रहता है, तो हम वेस्ट से बेस्ट निर्माण कर सकते हैं। किस प्रकार से वस्तुओं को रिसाइकलिंग कर सकते हैं? आप घर पे भी देखते हैं, मम्मी के कोई डब्बा खाली हुआ तो उसको साफ करके उसमें दूसरा सामान भर दिया जाता है, या कचरे का अपन रिसाइकलिंग कर सकते हैं, बच्चे रफ कार्य के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, या उसकी लुगदी बनाकर अच्छे अच्छे खिलौने या मुकुटों का निर्माण कर दिया जाता है। लुगदी बनाते समय उसमें कुछ विशेष प्रकार की भूसी मिलाई जाती है और चिकनी मिट्टी मिलाई जाती है, जिससे जो आपके बांस के जितने भी बर्तन होते हैं उसके ऊपर उसका लेप करने से उसकी स्ट्रॉन्गनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमारे घर पे जो वेस्ट है उसका बेस्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए और कागज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। विशेष करके छोटे बच्चे जो एरोप्लेन बनाने में या लड्डू बनाने में इधर उधर से थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गई, उसको फाड़ा, लड्डू किया और फेंका। आपको पता है कि 1 टन कागज बनाने में लगभग 17 हरे वृक्षों को काटा जाता है, तब जाकर आपके कहीं पर पेपर का निर्माण होता है। तो हमें कागज को बचाना चाहिए और 5R थ्योरी का उपयोग करते हुए उसकी रिसाइकलिंग करनी चाहिए। कागज जो है उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं अपन। किस प्रकार से कर सकते हैं? मैंने आपको बताया, लुगदी बनाकर मुखौटे बनाना, या शादी के जो कार्ड्स आते हैं उसके विशेष प्रकार के डायरी का निर्माण करना, रिसाइकलिंग करके निमंत्रण पत्र का निर्माण करना, जो शादियों में लिफाफे दिए जाते हैं उसका रिसाइकलिंग करना या रीयूज कर लेना। अगर उन्होंने नहीं रखा है तो वापस हम उसको लाकर उसका रीयूज कर सकते हैं। जो हमारी कॉपीज खाली पेज बचे हैं उसको बाइंडिंग करवाकर हम रफ कॉपी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो हमको आना चाहिए। प्लास्टिक वरदान या अभिशाप? अगर संभव या अच्छे तरीके से प्लास्टिक का उपयोग किया जाए तो वो हमारे लिए लाभदायक ही होता है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर उपयोग करना हमारे लिए हानिकारक है। विशेष करके पर्यावरण के लिए प्लास्टिक जो है वो एक अभिशाप का रूप ले चुका है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो आपका अविघटनीय या अजैव निम्नीकरण पदार्थों के अंतर्गत आता है, जो आप लाखों वर्षों तक अगर आप उसको छोड़ेंगे तो एज इट इज रहेगा। आप उसको जलाएंगे तो लुगदी के रूप में आपको दिखाई देगा। आप ये कर सकते हैं, आप एक कॉटन का कपड़ा जलाएं तो राख बन जाएगा, लेकिन आप एक प्लास्टिक की थैली जलाते हैं तो लुगदी के रूप में वो आपको पर्यावरण प्रदूषण के लिए जलाने पर धुआं भी निकलेगा, साथ ही वो पर्यावरण में एकत्रित होकर पर्यावरण को प्रदूषित भी करता है। तो प्लास्टिक जो है वो उपयोगी क्यों है, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट है आपका, प्लास्टिक जो है वो अनअभिक्रियाशील होती है, यानी अनरिएक्टेबल होता है। आप अगर उसमें कोई खाद्य सामग्री भरते हैं तो उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो वो उसको लंबे समय तक खराब होने से बचाता है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल, चिरस्थायी होता है, यानी कि अनब्रेकेबल होता है। हल्के होते हैं डब्बे, प्लास्टिक के डब्बे और मेटल्स के डब्बों को आप देखेंगे तो वेट वाइज भी वो हल्के होते हैं। दिखने में प्लास्टिक जो होता है वो काफी सुंदर, आकर्षक और चटकीले रंगों में आता है, तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। साथ ही विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो जनरली विद्युत से जुड़े हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं वो आपके प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। अब हानियां क्या है? तो प्लास्टिक मैंने आपको बताया कि पर्यावरण में इकट्ठा होता है, इनडिक्ले होता है, डिक्ले नहीं होता है, विलगित नहीं होता है, अपघटित नहीं होता है। इस कारण से पर्यावरण को प्रदूषित करता है, मृदा को बंजर बनाता है। जमीन के अंदर अगर प्लास्टिक की थैलियां हैं तो आपको पता है मिट्टी किस प्रकार से बंजर होती है, क्योंकि उसमें वायु और पानी जाने की संभावना खत्म हो जाती है। अगर सीवर लाइन में कहीं पे
प्लास्टिक है तो नालियों को बंद कर देता है, जिससे कि वर्षा के दिनों में बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, सड़क पर पानी आ जाता है। अगर आपने किसी खाद्य सामग्री को भरकर उसको बाहर डाला है तो गाय भैंस या कोई भी जानवर उसको खाता है एज इट इज, वो प्लास्टिक की थैली उन जानवरों के आहार नाल में जाकर इकट्ठी होती है आमाशय के नीचे, और वहां पर वो क्या करती है, उनको मृत्यु तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो हमें कभी भी किसी भी खाद्य सामग्री को प्लास्टिक की थैली में डालकर नहीं डालना चाहिए। जहां तक संभव हुए आप उसको किसी ऐसे स्थान पर रखें कि आसानी से पालतू जानवर उसको क्या कर सके, खा सके। फिर आप देखते हैं कि भूमिगत जल में भी अवरोध करता है। अगर आप प्लास्टिक की थैली है और वहां पर वर्षा का जल गया है मिट्टी में दबी हुई, तो जहां पर प्लास्टिक की थैली है वहां पर वो जल भूमिगत जल के अंदर नहीं रिसेगा, और इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे भूमिगत जल में भी क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। आप देखो अपने आसपास के क्षेत्रों में ऐसे बहुत से नदी तालाब नाले हैं जहां पर आपको पानी के स्थान पर या पत्थर कंकड़ के स्थान पर प्लास्टिक की थैलियां दिखती है। तो हमें हमारे जीवन में किस प्रकार से प्लास्टिक को कम उपयोगी बना सकते हैं, आपको पता है। अगर आप सब्जी लेने जाते हैं या मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं तो आप वहां पर जूट का थैला ले। अगर दुकानदार आपको प्लास्टिक की थैली प्रीफर भी करता है तो आप मना करें, उनको जागरूक करें कि आप कागज की थैली दें, या फिर आप अपने घर से ले जाए गए बैग में अपने सामान को लाने का प्रयास करें। और हमारे जीवन में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, प्लास्टिक को जलाना तो किसी को भी नहीं आता, चाहे वो पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां हो, ये एक चोरी के अंतर्गत माना जाता है। चोरी का मतलब प्लास्टिक या पत्तियों को जलाना चोरी करना नहीं है, लेकिन ये एक जो है कानूनी तौर पर ये क्या है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। अगर अपन किसी चीज को जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि पर्यावरण को प्रदूषण करने का काम करती है, और बहुत सारी श्वसन तंत्र से संबंधित डिजीज होती है, चाहे वो अस्थमा हो गया, दमा हो गया, इस प्रकार से। खाद्य सामग्री को प्लास्टिक में भरकर इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जैविक कचरे से हमें खाद का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। कागज का उपयोग मितव्ययता से करना चाहिए। हालांकि अभी तो कंप्यूटराइज कह सकते हैं कि पीढ़ी आ गई है तो पेपरलेस काम हो गया है, फिर भी जहां पर हमें आवश्यकता हो वहीं पर कागज का उपयोग करना, अन्यथा कागज को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के सहायता से, स्लोगन के सहायता से, निबंध प्रतियोगिता से, नुक्कड़ नाटक से, रैलियों से या आसपास के लोगों से बातचीत कर हमें लोगों को प्लास्टिक के कमी करने के लिए, प्लास्टिक के कम उपयोग करने के लिए जागरूक करते रहना चाहिए। सबसे पहले हम हमसे शुरुआत करें, फिर अपने साथ में अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ें और फिर अपने आसपास के क्षेत्रों के लोगों को जोड़कर उनको जागरूक करना चाहिए। 5R सिद्धांत का हमें उपयोग करना चाहिए। 5R सिद्धांत आपका क्या होता है, रीयूज, रीड्यूस, रिसाइकलिंग, रिकवर और आपका है रिफ्यूज। फर्स्ट है आपका रिड्यूस, उपयोगी कम करें, हमें कम उपयोग करना चाहिए। रीयूज का मतलब पुनः उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए कि कोई एक चीज हमने यूज कर ली है, अगर वो फेंकने योग्य नहीं है, अच्छी कंडीशंस में है तो हमें उसका वापस रीयूज करना चाहिए। रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण करना चाहिए। रिकवर पुनर्प्राप्त करने तक का प्रयास करना चाहिए। और लास्ट है आपका रिफ्यूज, प्लास्टिक को हमें बिल्कुल रिफ्यूज कर देना चाहिए हमारे जीवन से, कि जहां तक संभव हो हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। तो आज के सेशंस में अपन ने किस प्रकार से कचरा, भराव क्षेत्र, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन कह सकते हैं, इसको अपन मैनेजमेंट कह सकते हैं, किस प्रकार से कचरे को मैनेजमेंट करना चाहिए, और सरकारी योजनाओं के द्वारा जो भी हमको समय समय पर सरकार गाइडलाइंस देती है उसके अनुसार हमें भी उसको अपने दिनचर्या के अंदर शामिल करना चाहिए। आज के सेशंस में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में अपन फिर से मिलेंगे। थैंक यू।